बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज शहबाज शरीफ हुकूमत का पहला बजट है और जो पहला बजट पेश किया गया है ये 8500 अरब खसारे पर मुश्तमिल है। मजमूई तौर पर ये जो बजट पेश किया गया है ये 18,887 अरब के ऊपर मुश्तमिल है और इसमें यह कहा गया है कि मौजूदा बजट में बहुत से अखराजात कम किए गए हैं। मौजूदा बजट में नए टैक्सेस भी लगाए गए हैं और टैक्सेस का जो अहदाफ लगाया गया है वो टैक्सेस का अहदाफ 12,000 अरब के करीब है और 12,000 अगर आप महसूलात जमा करेंगे और फिर उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जो फाइलर हैं उनके लिए क्राइटेरिया अलग यानी 15% का होगा और नॉन फाइलर के लिए बेशुमार सेक्टर्स के अंदर 40% तक भी टैक्स जो है वो आयद किया जाएगा। अब इस ज़मन के अंदर हुकूमती इक़दाम जो हैं इस पे इब्तदाई तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थी वो बजट सेशन में जाने को तैयार नहीं थी, लेकिन फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसहाक डार साहब के बकौल के राम किया गया और उन्हें असम्बली इजलास में बुलाया गया। अपोजिशन ने आज बजट इजलास के अंदर शोर शराबा किया, उन्होंने नारे लगाए और बजट को नामंजूर करार दिया। आज के इस बजट सेशन में जो भी सिफारिशात पेश की गई हैं क्या ये पाकिस्तान के लिए बेहतरी का बायस हो सकती हैं कि आप 7,000 अरब के करीब आपने सिर्फ और सिर्फ सूद की मद में अदायगियाँ करनी हों माली साल में, तो आप किस तरीके से एक आम सारिफ काम पाकिस्तानी की ज़िंदगी का जो लेवल है उसे बुलंद कर पाएंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो हिमायत की वो हिमायत किस सतह पे की है और जो उन्होंने इयादा किया वो किस सतह पे किया, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब के साथ होने वाली मुलाकात के बाद खबर कुछ और मंजर आम पे आई थी, आज बजट इजलास से पहले खबर कुछ और मंजर आम पे आई और फिर बजट इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान ने शिरकत भी कर ली। लेकिन आज मियां नवाज शरीफ साहब इस बजट इजलास के अंदर मौजूद नहीं थे। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो काफ़ी खुश दिखाई दिए आज बजट इजलास में। इसी से बात का आगाज़ करते हैं। राना साहब, बजट जो सिफारिश, जो तजावीज़ और जो हिकमत अमली अपनाई गई है किस हद तक सूदमंद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। यासिर साहब, सर मुझे ये बता दें इस बजट के हवाले से कि क्या किसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस बजट की तारीफ़ की? क्या किसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से इस बजट के हवाले से कुछ सराहा गया? क्या इस बजट के हवाले से आप ये कह सकते हैं कि सब अच्छा हो गया? क्या आम आदमी को इसमें रिलीफ मिला? अगर मिला तो हमें इस पर अप्रिशिएट करना चाहिए, अगर नहीं रिलीफ मिला तो फिर भी हमें इस बात पे करना चाहिए। और दूसरा, इस बजट, आज के बजट से पहले जो चीज़ें हुई हैं वो भी किसी से लुकी छुपी नहीं थी, वो भी किसी से बिल्कुल हट के नहीं थी। इस बजट के हवाले से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सामने आ चुकी हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद आ जाएंगी। अब देखना यह है कि क्या इस बजट की मंजूरी में पीपल्स पार्टी अपना पूरा किरदार अदा करती है या नहीं करती। मैं इसलिए आज बजट पे बात नहीं करूंगा कि बजट अच्छा है या बुरा। अभी इसमें बहुत सी तरामीम होनी है, अभी इसमें बहुत अच्छा इजाफा भी होना है और हो सकता है बहुत सी कमी भी हो सकता है बहुत सी तजावीज़ जो है उससे इत्तफाक भी कर लिया जाए, हो सकता है बहुत सी तजावीज़ जो है उससे इत्तफाक ना किया जाए। क्योंकि आज आपको पता है ये पहला बजट है जो आज ही सेनेट में भी पेश कर, सेनेट को भी दे दिया गया है, रिसीव करवा दिया गया है। ये पहला बजट है कि बजट से चंद मिनट पहले पीपल्स पार्टी बाइकाट करती है, फिर पीपल्स पार्टी अलामती तौर पर शिरकत करती है। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से जब ये सवाल पूछा जाता है कि जनाब हुक्म करें, आपने तो ये कहा, तो वो कहते हैं मैं तो घर जा रहा हूँ। अब देखना ये होगा ये बजट जो है इस पर पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली क्या होगी, इस पर इत्तेहादियों की हिकमत अमली क्या होगी, क्या ब्लैक मेलिंग होगी, क्या सब अच्छा होगा, क्या ये बजट मंजूर होने के बाद अगला सिनेरियो क्या होगा, क्या प्रोटेस्ट की सियासत होगी, क्या मुज़ाकरात की सियासत होगी, क्या हिकमत अमली क्या किसकी क्या तय होगी। देखिए कल राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि मुज़ाकरात की टेबल पर बैठना पड़ेगा। कल मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये कहा गया है कि मुज़ाकरात की तरफ जाना पड़ेगा, पीपल्स पार्टी भी इस पर जा रही है, तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की बाकायदा ऐलान भी कर दिया। अब ये सारी चीज़ें जो है ना इस मौजूदा बजट से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि इस मौजूदा बजट के बाद ही आने वाले दिनों में बाकी चीज़ों का पता चलेगा। अगर आप ये कहें कि आज नहीं, देखिए आज एक तो सबसे पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि तमाम के तमाम तकरीबन
जो हैं आपके ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, तकरीबन उन्होंने इस बजट को मुस्तरद कर दिया। तो यस ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। राणा साहब, जो फाफन की रिपोर्ट आई है उसमें इब्तदाई 100 दिनों की कारकर्दगी भी बयान की गई, जिसमें कानून साजी का अमल सुस्त रवि का शिकार रहा। कायमा कमेटियों की तश्कील में ताख़ीर से असम्बली की कार्रवाई जो है वो भी मुतासिर हुई है। फिर उसमें यह भी कहा गया कि मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब बतौर वज़ीर आज़म, उनकी जो असम्बली के अंदर हाज़िरी है 10% मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, 26% मियाँ नवाज शरीफ साहब की और 29% इमरान खान साहब की रही। यानी वो 23 इजलासों में से शहबाज शरीफ साहब सिर्फ 2 इजलासों में शरीक हुए हैं। तो इस पे कोई बात नहीं होगी? नहीं होगी, क्यों नहीं होती? वज़ीर आज़म क्यों बनता? वज़ीर आज़म किससे वोट लेता? वज़ीर आज़म वोट लेता है असम्बली से, पार्लियामेंट से वोट लेता है, फिर वो वज़ीर आज़म बनता है। चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे बिलावल भुट्टो सरदारी हो, चाहे राजा परवेज़ अशरफ हो, चाहे यूसुफ रज़ा गिलानी हो, कोई भी वज़ीर आज़म बने उसे पार्लियामेंट के हर इजलास होना चाहिए। कोई भी वज़ीर आला बने उसे पार्लियामेंट के हर इजलास में होना चाहिए। कोई भी शख्स किसी भी अहम ओहदे में बैठे उसे उस ओहदे के मुताबिक उस मुकाम पर होना चाहिए। इसलिए कि जब तक आपके नंबर 1 आपकी पोजीशन को, आपकी मुसीबतों को, आपकी परेशानियों को नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? मुझे किसी एक नाम से इस तरह बता दें कि फ़लाँ नाम जानेगा, फ़लाँ को पता होगा। अब 26/6/26/29 ये क्या हुआ? 10/26/29 लगा लें। होना तो पता है क्या चाहिए था? होना तो ये चाहिए था जनाब, ये 80 दफ़ा गए हैं, ये 86 दफ़ा गए हैं, ये 90 दफ़ा गए। ये होना चाहिए, हाजिरी का रेशो ये होनी चाहिए थी, ताकि जब वज़ीर आज़म खुद असम्बली में होगा, पार्लियामेंट के इजलास में होगा, तो कभी कोरम नहीं टूटेगा, कभी वहां पर मिनिस्टर गैर हाजिर नहीं रहेगा, कभी वहां पर अपोजिशन भी गैर हाजिर नहीं रहेगी। अपोजिशन को सवाल करने का और हुकूमती वज़रा को हाजिरी लगाने का और जवाबदही देने का मौका होगा कि जनाब हमें पता है अगर हमारा वज़ीर आज़म जा रहा है होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है, हमने पार्लियामेंट को गाली गलूच का बाजार बना दिया, हमने पार्लियामेंट को एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने का बाजार बना दिया, हमने पार्लियामेंट हाउस को एक दूसरे पर किताबें फेंकने का, जंटे के फाड़ के फेंकने का बाजार बना दिया। वहाँ पर अवाम की बात नहीं होती, वहाँ पर एक दूसरे पर गालियाँ, एक दूसरे पर नफरत अंगेज जुमले कसना, इसके अलावा होता क्या है? हमें वो पार्लियामेंट चाहिए यासिर साहब जिस पार्लियामेंट के अंदर आम आदमी की बात हो। जिस तरह मैंने कल कहा था, ये बजट बनना चाहिए उस आदमी को देखकर जिस आदमी की तनख्वाह इतनी है कि बेचारा गुजारा कर सके। लेकिन जो बजट आया है ये हुकूमत के लिए जितनी मुश्किलात पैदा करेगा ये कुछ सोच। ये आम आदमी की बात ही हुई है सारा दिन। कौन सा आदमी? आम आदमी की बात। आम आदमी पे टैक्स कितना लगेगा? मुझे एक बात बताएं, आपकी मेरी सैलरी पे तो पहले भी टैक्स कटता था, आम आदमी की सैलरी पे भी कटता था, अब मजीद कटेगा, यही होगा ना? तो यही बात आपकी भी यही होगा ना? बस ठीक है, फिर सानू एको दफा एक जहाज से बिठाओ तो किसी दरिया च सुट आओ ना, असी जीन जे रही ना सानू तुसी जीन दियो। इसी पे शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं सीनियर सियासतदान अली दुरानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। दुरानी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दुरानी साहब, आज बजट जो है, बजट के ऊपर अगर हम सूद की मद में अदायगियाँ देखें तो 9,775 अरब रुपये बनती हैं, और बजट खसारा देखें तो वो यानी सोचते हुए भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये खसारा है, सूद की मद में अदायगियाँ हैं, बुनियादी तौर पे कीमत वही मौजूद रहेगी, वो जो कर्जा है, तो फिर ये बेहतरी किस तरह होगी, रिफॉर्म्स किस तरह आएगी? तो क्या इस पे एका देखते हैं बजट के ऊपर आप असेंबली में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये जो बजट की जो स्पीच थी वो एक तो ये बड़ा क्लियर था कि वो एक तकरीर थी जो बजट के बारे में की गई। बजट उसमें कितना था वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। बजट तो इतना ही था कि जी ये सूद दे देंगे, ये कर्जा दे देंगे और ये सूबों को दे देंगे, बाकी मरकज फारग हो जाएगा और बाकी अवाम भी फारग है। किसी के लिए कोई इसमें रिलीफ नहीं है, बल्कि उल्टा हर चीज को स्क्वीज किया गया है। चलें, वो तो आप कह सकते हैं कि जी इंटरनेशनल हालात, मुल्क की मईशत के हालात, सब चीज में ऐसे हैं, लेकिन इसमें मुझे कहीं किसी के चेहरे पे भी कोई कन्विक्शन नजर नहीं आई। ना बजट पेश करने वाले के चेहरे पे होप थी, ना वह बैठे हुए किसी और पार्टी मेंबर के, लीडर के चेहरे पे उम्मीद थी।
ये एक उम्मीदों से महरूम चेहरों का, एक मतलब उम्मीदों से मायूस करने वाला बजट था, जिसने के आने के बाद भी कुछ नहीं दिया। और मुझे ये लगता है कि इस बजट के बाद इस असेंबली में और इस पार्लियामेंट के अंदर मजीद तफरीक और मजीद तकसीम और मजीद कमजोरी मुझे नजर आ रही है, क्योंकि इस सारे बजट के प्रोसेस के अंदर ना तो हुकूमत शामिल थी, ना पार्लियामेंट शामिल थी, ना हुकूमती पार्टी शामिल थी, हत्ता कि हुकूमती अलाइंस जो है वो भी उनके मुखालिफ खड़े हुए हैं। अगर कोई और दुरानी साहब आप बड़े करीब से देखते हैं, ये तो बताएं, पहले बिलावल साहब ने इनकार किया बजट इजलास में जाने से, पीपल्स पार्टी के बहुत से पार्लियामेंटेरियन ने, शर्मिला फारूकी ने, खुर्शीद शाह ने और बहुत से लोगों ने टीवी पे आके कहा कि हम नहीं जाएंगे। फिर अचानक से इसहाक डार सब गए और उन्होंने बाहर निकल के कहा कि कौम के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब फिर बिलावल साहब नहीं गए इजलास में, बाकी चले गए। तो आप और पंजाबी जरा कही अगों निभती देखते हो? देखिए, अगर ये इस सारी चीज को टेक्निकली देखा जाए, पीटीआई के स्टेटस को देखा जाए, जो केसेस हैं मुख्तलिफ सीट्स के बारे में उनको देखा जाए, बड़े बड़े नून के लीडरों की जो इस वक्त की इखलाकी और ग्राउंड की सिचुएशन है उसको देखा जाए, तो इसके बाद तो बजट पेश हो गया। इसके बाद तो वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो असेंबली को डिसॉल्व करके सारों को बुलाए और नए इलेक्शन की तैयारी करें, क्योंकि ना इनसे हालात संभल रहे हैं, ना इनसे पार्लियामेंट समझ रही है, ना इनसे अपने संभल रहे हैं, ना ये पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को वो दे पा रहे हैं। दुरानी साहब आपके पास भी तो वो मंजूर वसान साहब वाली कोई खबर तो नहीं है कि जो कह रहे थे कि बजट के बाद ये वजीर आजम साहब खुद असेंबली डिसॉल्व कर देंगे और सुबह ही असेंबलियां बहाल रहेंगी? मैं तो देखिए, मेरा तो इस मामले में बड़ी क्लियर सी बात है। मैं वजीर आजम साहब को बार बार दस्ता और पूरी पार्लियामेंट को इंतहाई आजिज़ी के साथ ये दरखास्त कर रहा हूँ कि आप लोग आज भी सियासी तौर पे इकट्ठे बैठ के सारे मामलात के ऊपर रिकंसिलिएशन कर लें, कैदियों को छोड़ दें, केसेस को सदर वापस ले ले और सब लोग इकट्ठे बैठ के ये फैसला करें कि उनकी हुकूमत है। ये तो अब मतलब हुकूमत वाले खुद नहीं समझते कि उनकी हुकूमत है। अगर वो अपनी हुकूमत समझते हुए आइन ने जो उन्हें अख्तियारात दिए उन्हें इस्तेमाल करते हुए, अपने ही लोग हैं ना, अपने मुल्क के लोग हैं, कोई दुश्मन ममालिक से आए हुए लोग तो नहीं है जिनको वो गद्दार बनाने के लिए उनके अपने ही लोग हर सुबह शाम तकरीर करते रहते हैं और एक के खिलाफ इस्तगासा नहीं पेश कर सके। अब मतलब यह है कि इस वक्त तकरीरों के बजाय अमल का वक्त है। अब बजट आया, बजट में भी तकरीर ही आ गई, बजट तो नहीं आया, बजट की तकरीर आ गई और ये सारे पॉइंट्स आपको भी पता थे, हमें भी पता थे कि ये बने बनाए आए थे, उसी तरह हमने फोटोकॉपी करके आगे चला दिए। तो ये एक फोटोकॉपी बजट था जो IMF की रिकमेंडेशन को कॉपी करा के उन्होंने असेंबली के अंदर पेश कर दिए। चले, मान लिया आपने पेश कर दिया। अब जो आपके अंदर के मामलात हैं जिनके बारे में IMF भी कह रहा है, जिनके बारे में सऊदीया भी कह रहा है, UAE भी कह रहा है, EU भी कह रहा है, चाइना भी सब कह रहा है कि यार आपस में लिहाज करो एक दूसरे का, और सदर साहब और पीपल्स पार्टी वाले बाइकआउट तो कर रहे हैं, क्यों नहीं वो जाते और सदर ऐलान करे ना आम माफी के, सदर का अख्तियार है, और मुल्क के अंदर एक दफा सारे मुल्क में एक रिकंसिलिएशन का प्रोसेस शुरू हो जाए, एक नई नुजरत आए, असेंबली को ओरिजिनल असेंबली बने और वो बन के अपने आइंदा के तमाम जो अमेंडमेंट्स करनी है आइन के अंदर वो करे, और उसके बाद आइंदा के नए एक जज्बे के साथ, नए वलवले के साथ आगे बढ़े। एक बात मैं आपको बता दूं, डिफॉल्ट तो हमें वो नहीं कराने देंगे, होने देंगे जिन्होंने हमें कर्जे दिए हुए। डिफॉल्ट आप अब नहीं होते, ना होना है आपने। और आपने इस वक्त तो जिस चीज को अचीव करना है वो ये है कि चोरी बंद करवा लें अपने लोगों की। चोरी उसी वक्त बंद होगी जब निस्बतन ज्यादा अवाम के मुंतखब लोग असेंबली के अंदर हुकूमत बनाएंगे तो चोरी कम हो जाएगी। मैं इस वक्त डिफॉल्ट नहीं देख रहा, इस वक्त मैं टोटल डिजास्टर देख रहा हूं आपस में रिकंसाइल ना करने की वजह से।
अच्छा दुरानी साहब, आप हमेशा कहते थे कि मुज़ाकरात, फिर ये भी होता था शायद पीटीआई बहुत से लोग कहते थे मुज़ाकरात पे ना आए, अब वो भी मुज़ाकरात पे आ गए हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कल कोई नरमी दिखाई है, तो अब आप समझ रहे हैं कि मुज़ाकरात की टेबल सजने वाली है? देखें जी, मैंने तो एक बात, राणा साहब आप तो मेरे गवाह हैं, मैंने जितनी दफा ये बात की है हर एक ने मजाक उड़ाने की कोशिश की है कि ये तो जी ऐसे ही बात कर रहे थे, मुझे पता था ये होना है। और इंशाल्लाह देखें ये नेचुरल, मैं कोई नजूमी थोड़ा हूं कि मैं, और ना मैं कोई मुखबर हूं कि मैं कहीं से सुन के आके खबर नहीं। दुरानी साहब फिर सच सच बताइएगा, किसका जो है इस वक्त आपने जो दिबाचा चोरी किया हुआ है कि आपको सारी चीजें पता है? ये बात तो आप वो इलेक्शन की ट्रांसमिशन में हमें बता रहे थे जो आज आके हम देख रहे हैं। सर इतना तो नजूमी भी परफेक्ट नहीं होता दुरानी साहब। आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है कभी? सर पढ़ा है लेकिन ज्यादा समझ नहीं है हमें। स्टैट्स पढ़ी है कभी? देखिए हम लोग, आप कहते हैं जी ये सबसे बड़े नजूमी तो महकमा वो ये क्या होता है जो मौसमियात वाले, भाई नहीं, नजूमी नहीं होते। जिन लोगों का जो सब्जेक्ट होता है, मैं इस मुल्क में अकलौता रह गया हूँ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का आदमी जिसने पढ़ी भी है, बनाई भी है, पार्टी भी बनाई है, उनको चलाया भी है और फ्यूचर को प्रोडिक्ट भी किया है। तो मेरा ये सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने उस दिन आपको बात इंडिकेटर्स का समझते हैं ना, इंडिकेटर्स की बुनियाद पे आप क्या क्या प्रोडिक्शन पूरी दुनिया करती। तो इंडिकेटर्स इस वक्त ये कह रहे थे कि ये रिकंसिलिएशन होगी। पीटीआई वाले आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे थे अपने गुस्से को और अपनी जरूरत को, तो मैंने इसलिए उन्हें कहा भाई आप डील तो आप कभी भी नहीं करोगे, ना आपका लीडर करेगा, उसकी तबीयत में नहीं है, वो डील नहीं करेगा, लेकिन डायलॉग तो होता है और हो रहा है और होगा। डायलॉग और डील को अलग करने के बाद आप पीटीआई वालों को स्ट्रेट, अगला भी मैं प्रोडिक्ट कर दूं अब क्या होगा, या किसी अगले प्रोग्राम में कर दूंगा। नहीं अभी करें, खबर दें। हाँ देखिए, अब पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होती मुझे नजर आ रही है। देखिए अब पीपल्स पार्टी के सदर साहब जो है, या वो आम माफी का ऐलान करेंगे, ठीक है ना जी, या वो रुल जाएंगे, या उनकी आवाज नहीं कोई रहेगी। और अगर निगोशिएशंस पार्लियामेंट के अंदर होनी है तो वो मुकदमा जिनका अस्तगासा आ जाए, जो अदालतों में चल पड़े, वो ठीक है, लेकिन क्या किसी मुकदमे के चलते हुए उसके एक्यूज को जेल में रखना जरूरी होता है? इस वक्त आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान की अदालतों में जितने मुकदमे पेंडिंग हैं, अगर उन सारों को उठा के जेलों में बंद कर दें तो पूरे शहर जेलें बन जाएं। नहीं, होता यह है कि आप अगर किसी पे मुकदमा चलाना भी है तो उसको जेल में रखना, सरकारी खर्चे के ऊपर कौन सी जरूरत है? ये कोई आपकी वो है, आपका कोई कबायली जेल है जिसमें आपने लोगों को रखा हुआ है इसलिए कि आप उनसे इंतकाम लें? तो ये बात, इस जवाब कोई नहीं है हुकूमत के पास लोगों को जेलों में रखने का। चले मुकदमे चलाने हैं तो चला लें, चलते रहेंगे, जेल में रख के क्या मतलब है? आप वो कर रहे हैं, बदमाशी वाली मामला हो गया ना, ये आईनी बात नहीं है। आप अगर किसी को अदालत, दुरानी साहब अब आपको सर मालूम तो है कि अलामती तौर पे माजी में भी इस तरह ही होता रहा है, अलामती तौर पे रखा जाता है लोगों को बताने के लिए। मियाँ साहब ने भी जेल काटी, जरदारी साहब ने भी काटी, अब खान साहब भी काट रहे हैं, दीगर और भी काटते रहेंगे, और ये रिवायत आगे ही चलती रहनी है। हमने कोई अच्छी रिवायत तो सीखनी नहीं। देखें जी, ये रवायत इन्होंने कायम की और हर एक ने इस भेड़ चाल में चले, लेकिन अब एक नया फैक्टर आ गया है, और ये मैं ऐसे हमेशा कहता हूं, अब अवाम बीच में आ गए, अब आपको फर्क होना पड़ेगा। देखें, जो लोग एक दूसरे को जेलों में रखते थे ना, उनका प्रॉब्लम ये था वो सारे ही रियायती पास हुए हुए थे, वो सारे नकल मार के आए हुए थे। इस वक्त अवाम खुद पार्टी बन गए हैं अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट एंड एग्जिस्टिंग रजीम। ये इस वक्त अलामतें बन चुके हैं, अवाम के लिए सुर्ख कपड़ा बन चुकी है ये हुकूमत और इसमें शामिल पार्टियां। अब ऐसी सूरत हाल में मैं कोई मुल्क का इदारा, ये बात मैं इलेक्शन में भी कह चुका हूं, कोई मुल्क का इदारा, खा वो अदलिया हो या कोई भी इस्टेब्लिशमेंट हो, ब्यूरोक्रेसी हो, कोई भी हो, वो कभी भी अवाम से नहीं लड़ा करती। अब दबाव, दुनिया कह रही है ये बात आपको कि आपस में सुलह करके, आपस में एंगेज होके हालात को आगे बढ़ाओ। आज अगर आप
रिलीफ कर देते हैं स्ट्रेसेस को मुल्क के अंदर, तो आपका क्या नतीजा निकलेगा कि आपका मुल्क अगले इलेक्शंस की तरफ बढ़ पड़ेगा। आप कहेंगे ये इलेक्शन होगा तो फिर ये होगा, नहीं, अब जो इलेक्शन होगा वो आवाम का इलेक्शन होगा, उसमें धांधली नहीं होगी। जो ये मौजूदा इलेक्शन है जिसकी पैदावार ये हुकूमत है, वो इलेक्शन के दिन से पहले ही मुतनाज़ा था। इलेक्शन के बाद जो हुआ वो मोर ओवर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ना मोर ओवर सरदार जी वाला, ये मोर ओवर था, इसलिए ये लेजिटिमेट नहीं। इसकी लेजिटिमेसी दुरानी साहब मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है, आप जरा इसको गलत है या सही है आप बता सकते हैं आपकी, जो कि आप इक़्तिदार के वानों के शहर में बहुत जाते हैं और बड़े आपके सोर्स अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहता राब्ते सोर्स अच्छे हैं। महमूद खान अचक से ही सुना को बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहे हैं और सुलह में बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं। देखें जी, महमूद खान साहब बुजुर्ग सियासतदान हैं और अच्छे मतलब वो हैं, वो पूरी तरह वो कोशिश भी करेंगे और मेरा ख्याल है उनके एफर्ट्स अच्छी होंगी। अब लेकिन ये जो सारा प्रोसेस है ये एक स्टेप में नहीं होगा, और ये भी मैं आपको बता दूं किसी मोजे की तरह भी नहीं होगा, ये एक प्रोसेस से आगे बढ़ेगा। अब और ये भी मैं आपको बताऊं कि मजीद कुछ मुझे पॉलिटिकल फॉर्मेशंस का इम्कान नजर आ रहा है, ताकि ज्यादा लोग मिलके इस मुल्क के अंदर एक ऐसा इनिशिएटिव को पुश करें जो प्रो पब्लिक हो। तो मेरी नजर में इस वक्त पीटीआई जो है वो ग्रेजुअली मोर पॉलिटिकल हो रही है, ज्यादा सियासी हो रही है और ज्यादा रियलिस्टिक हो रही है, ज्यादा प्रैग्मेटिक हो रही है। और उसको जितनी प्रैग्मेटिक होती जाएगी, अभी तक ये था कि हुकूमत ने ये तय किया हुआ था कि अंदर लोगों को घुसा के इसको लड़ाना है। अब उन्हें इस चीज की समझ आना शुरू हो गई है कि यार ये तो लड़ाने वाले तो लड़ा के तो गायब हो जाएंगे, तो बाकी हंसी की करेंगे। तो अब जो है वो लड़ाई का माहौल रहेगा, ये नहीं मैं कह रहा कि एक ही दिन में, लेकिन खामखा की लड़ाई जो है अब वो नहीं होगी। अब पार्लियामेंट के अंदर देखिए कितना दबाव था आज हुकूमत के ऊपर, बजट पेश कर रहे थे ऐसे लग रहा था किसी पे आए हुए, ठीक है, सारे लोग। वजह इसका यह है कि ना ज़मीर का इत्मीनान है, ना आवाम का इत्मीनान है, बाहर जाने का घर में नहीं है। मतलब अगर कोई चीज बिल्कुल ही मैंने आपके घर पे कब्जा करके उसमें घर बनाया हो अपना, तो मैं उसमें रहते हुए भी कितना परेशान रहूं। लेकिन दुरानी साहब ये तो हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनिक प्रोसेस से गुजर रही है। बकिया सियासी जमातें वो उस हद तक पुख्तगी तक पहुंची हुई हैं, ये ऑर्गेनिक प्रोसेस है, अब इससे वो कुंदन बन के निकल सकती है। लेकिन एक सवाल सर, आपने कहा कि इलेक्शन दोबारा होंगे और वो धांधली ज़दा नहीं होंगे। सवाल मेरा मासूमाना सा ये है कि जिन लोगों ने इलेक्शन में वोट डाले, अब उनकी तवक्को के मुताबिक नताइज नहीं निकले, उनकी दिलचस्पी का उनसर क्या होगा अगले इलेक्शन में? देखिए, अवाम जो है ना, अवाम बहुत ज्यादा वो होते हैं इस वक्त जो अवाम, आपने कभी बांग्लादेश देखा होता ना इस पाकिस्तान, तो आपको पता लगता कि उन्होंने 1947 से लेके 1972 तक वो अड़े रहे कि हम जमहूरियत और अपना जमहूरी हक से पीछे नहीं हटे। और मैं जब इलेक्शन के पहले, आपको याद है मैंने कहा भी था, जब मैं इलेक्शन से पहले पूरे पंजाब में और केपीके में फिर रहा था, मुझे लग रहा था कि मैंने कहा ये बात, मैंने कहा मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं पंजाब में और केपीके में नहीं फिर रहा, बांग्लादेश में फिर रहा हूँ। अवाम अब चिढ़ गए हैं, वो इन सो कॉल्ड इलेक्टेबल्स और ये सो कॉल्ड थानेदारों की पीठ पे बैठे हुए जो हमारे हुक्मरान हैं, और मतलब इनके खौफ उनका अब खत्म हो गया है, इनको उन्होंने एक दफा गिरा लिया है। ये वो मतलब पहलवान है जिनकी कमर लग चुकी है जमीन पे, अवाम ने इनकी कमर जमीन पे लगा दी है। अब जो है ये जितने मर्जी शेर बन जाए, ये बंदर ही रहेंगे। और आइंदा जब भी कोई इंतखाब होगा, ये वो कहते हैं शेर के मुंह को खून लग जाए तो आदम खोर हो जाता है। तो अब जो ये आपके अवाम है, ये लीडर खोर हो चुके हैं, ये इन सारे लीडरों को खा जाएंगे। और ये आपको मैं बता रहा हूं कि इनके खानदान जो है
वो बाहर जाएंगे तो आप अमेरिका में मैंने पूछा, ब्रिटेन में मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि जो यहाँ से हुकूमत के लोग जाते हैं वो तो सड़क पर ही निकलते वहां जाके। यहाँ तो चलो खाने के खौफ में लोग कुछ कहते नहीं है उनको, वहां तो वो सड़कों पे नहीं जाते, लोग बेइज्जती करते हैं। चले उस दिन का इंतजार है कि जिस दिन अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक नताइज निकलेंगे और मुल्क खुशहाली की जानिब गामजन होगा और दिल में कदूरतें नहीं होंगी, यानी जो बात होगी मुंह पे होगी, दिल के अंदर नहीं रखी होगी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जाएगा स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। बजट के हवाले से बात हो रही है, सियासी मंजरनामे के हवाले से भी बात हो रही है, लेकिन अवामी मसाइल के ऊपर भी बात होगी और बिलखुसूस पंजाब हुकूमत के मामलात के ऊपर बात होगी। बहुत सी चीज़ें ऐसी कि जिसका मलबा पंजाब हुकूमत के सर पे है। पंजाब हुकूमत ने 100 दिन की अपनी कारकर्दगी भी पेश की और माजी से लेके अब तक उस कारकर्दगी का मवाजना करने वाले बहुत सारे लोग ये भी राय रखते हैं कि ऐसा पंजाब की हुकूमत में इब्तदाई किसी भी हुकूमत के 100 दिनों में नहीं हुआ। अब उसमें हक़ाइक़ क्या हैं और फैब्रिकेटेड क्या एदाद शुमार है, उसके ऊपर बात होगी। इसी बारे में हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सूबाई वज़ीर हैं ज़ीशान रफ़ीक साहब। ज़ीशान भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू। ज़ीशान साहब, अगर देखा जाए तो बजट जो वफाक ने पेश किया उसी के असरात ही पंजाब में देखने को मिलेंगे, लेकिन मजमूई तौर पर किसी चैम्बर की जानिब से भी खुशाइंद करार नहीं दिया जा रहा। आज हालांकि मियाँ साहब बहुत खुश थे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, लेकिन आप ये देखिए कि जहाँ पे सूद की मद में अदायगियाँ, कर्ज़ों के वाजबात, खसारा, इतना बड़ा गैप, और आप महसूलात को बढ़ा दें। सर, पूरा पाकिस्तान तो सरकारी इदारों में काम नहीं करता, बहुत बड़ा तबका है जो प्राइवेट सेक्टर्स में छोटे छोटे काम करते हैं, उनकी तो 2-2 सालों में तनख्वाहें नहीं बढ़ी। उन पे ये असर कितना बुरा पड़ेगा? बहुत शुक्रिया। देखें जी, सबसे पहले तो मौजूदा हालात को आप देखें। इन हालात के में इस तरह का बजट जो आज पेश किया गया, मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर बजट हो नहीं सकता था। आप देखें ना कि अभी हम किस किस्म के हालात से IMF के एक प्रोग्राम से निकल के आए हैं और अभी हम दोबारा हमें एक IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। और ये हम पहुँचे क्यों इन हालात तक? देखें, ये इस तक भी हमें पहुँचना चाहिए, ये बात भी हमें करनी चाहिए। बुनियादी तौर पर अगर आप देखें तो 2017 में जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तब से ले के कंटिन्यूसली जो हमारी मुआशी निज़ाम की जो तनज़्ज़ुली हुई है, मैं समझता हूँ कि ये बुनियाद बनती है इन सारी चीज़ों का। अब क्योंकि हमने वापस अगर खड़े होना है तो हमें कुछ ना कुछ सख्त फ़ैसले लेने पड़ने थे, लेकिन उन सख्त फ़ैसलों के हवाले से कोशिश की गई है कि जो गरीब लोग हैं, जो पिसे हुए तबका है, उनके ऊपर इसका बोझ ना डाला जाए। अब देखें, 32,000 से 36,000 मिनिमम वेज भी की गई है। जो मुलाजमीन सरकारी, उनकी तनख्वाह बढ़ाई गई है 25% तक, और ये 25% तक जब तनख्वाह बढ़ाई जाती है, इसका मतलब ये होता है कि ये तकरीबन इसी रेशो से प्राइवेट सेक्टर में भी लोग नॉर्मली जो हमारी जो कॉर्पोरेट कल्चर में जो मेन कंपनीज होती हैं, हमारी जो बड़ी कंपनीज है, वो इसी रेशो से तकरीबन बढ़ाती हैं तनख्वाहें भी। हाँ, यकीनन हर जगह पे इस तरह वो नहीं लागू होता उस तरह से, लेकिन कोशिश की जाएगी। जैसे मिनिमम वेज की एक बात की गई है, तो मिनिमम वेज जो है उसको वो इंश्योर किया जाएगा 36,000 जो है ना मिनिमम वेज हो। आपको बताया कि सरकारी मुलाजमीन की आपने तनख्वाह बढ़ा दी, जो टैक्स लगा दिया, देखे उसमें और तनख्वाह बढ़ाने में आपको बताया क्या फ़र्क रह गया? देखिए, मेरी गुजारिश, फ़ायदा किस में और नुकसान किस में? जो 6 लाख तक की जिसकी सालाना तनख्वाह है, उसके ऊपर तो कोई टैक्स नहीं है। 50,000 जो महीने का कमा रहा है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। उसके ऊपर जो लोग कमा रहे हैं, यकीनन आप देखें ना, 36,000 वाला भी तो यहाँ पे गुजारा कर रहा है, उसके ऊपर जो है ना उनके जो टैक्स रेशो जो है ना उसको चेंज किया गया। लेकिन एक चीज़ और देखिएगा, टैक्सेस नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस, एक और चीज़ देखिएगा, देखिए ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस पे भी मैं आता हूँ। एक और चीज़ देखिएगा, जब से ये हुकूमत आई है, आप देखेंगे महंगाई की रेशो कहाँ 38% से गिर के 12% पे आ गई है। आज आपके यहाँ चीज़ें सस्ती हो चुकी हुई हैं, महंगाई नीचे आ चुकी हुई है। वैसे आप मुबालगा राई से काम ले रहे हैं, वो हमारे वज़ीर ख़जाना साहब ने तो 11% कहा है। सर, आपने 1% और 11-11.5% की बात की गई है, लेकिन चले, मतलब मेरे पास जो फिगर थी मैंने 12% कह दिया। मैंने थोड़ा सा सेफर साइड पे आपसे बात की है। जिस तरह बजट आप $295 की रेट में मैं बताऊंगा कि मैंने अभी तक बजट की तकरीर सुनी है। मैंने आपको बताया था कि मैं आज वो सरगोदा से नहीं आज, हाँ आज तो आप सुबह से गए हुए थे, वो क्या वाक़या हुआ, क्या बना, आपने
उसका क्या सद्देबाब किया? वो देखिए जी, आज सरगोदा में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ। हमारे 3 सैनिटरी वर्कर सुबह एक डिस्पोज़ल की सफाई के दौरान उसमें गिर के तो उनकी डेथ हो गई। एक सीरियसली इंजर्ड हुए और 3 की डेथ हो गई। तो मुझे चीफ मिनिस्टर ने वहाँ पे भेजा था, मैं वहाँ गया था। मेरे साथ जो हमारे सूबाई वज़ीर हैं माइनॉरिटी के रमेश सिंह अरोड़ा साहब, वो भी गए थे। मेरे सेक्रेटरी बल्दियात वो भी साथ गए थे। तो वहाँ पे हम गए हैं, जाके हमने चीज़ें देखी हैं। एक तो उन ख़ानदान के जो अफराद हैं उनसे भी मिले हैं, जो कंपनसेशन सी गवर्नमेंट की तरफ से वो भी उनको दे के आए हैं, जिसमें 30 लाख रुपया फ़ी फैमिली जो है ना वो उनको कंपनसेशन दी गई है। प्लस इसके अलावा उनकी जो तनख्वाहें होंगी उनकी विडोज़ को फॉर लाइफ जो है ना वो रिटायरमेंट की एज तक उनको मिलती रहेंगी। उसके बाद फिर पेंशन भी उनको मिलेगी और साथ साथ उनके ख़ानदानों में कोई ना कोई एक नौकरी भी दी जाएगी। लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें किसी भी जान का जो है ना वो मतबादल नहीं हो सकती। तो उस सिलसिले में अब देखिए, मैं आपको जेन्युइनली बताता हूँ जी, अजीब सा ही मामला था कि वहाँ पे सेफ्टी किट्स मौजूद थी लेकिन नहीं पहनी गई। हमने वहाँ पे जो CEO है, जो MOI है, जो सेंट्रल इंस्पेक्टर्स को सस्पेंड किया, उनके ऊपर बाकायदा पीडा की इंक्वायरी हम कर रहे हैं। और ये मैं आपको बताता जाऊँ कि जब से मैं अपने डिपार्टमेंट प्रोवाइड नहीं की गई, नहीं खुद नहीं पहनी, नहीं मौजूद थी ना, ये तो उनका काम था ना। देखें, जो सुपरवाइज़र्स हैं उनकी जिम्मेदारी है कि जब तक वो फुली इक्विप्ड ना हो, या तो गवर्नमेंट की तरफ से ना प्रोवाइड की जाए तो और बात है। हर MC के अंदर मौजूद है, हर लोकल गवर्नमेंट के अंदर वहाँ मौजूद है। वहाँ पे मैंने जाके देखा कि बाकायदा पैक्ड पड़ी हैं, अभी तक उनको खोला नहीं किया। तो मैं समझता हूँ ये नेग्लिजेंस है वहाँ जो वहाँ पे जो चीफ ऑफिसर थे। तो इसके ऊपर बाकायदा चीफ CM ने एक्शन लिया और हम तमाम पंजाब में इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि जी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अगर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो जो वहाँ पे जो चीफ ऑफिसर होंगे वो ज़िम्मेदार होंगे इस चीज़ के। कल आप भी बजट पेश कर रहे हैं ना पंजाब का, क्या दे रहे हैं कल पंजाब के बजट में? बिल्कुल जी, देखें जी, पंजाब के बजट की आपको पहले तो मैं बताऊँ जी, आपने 100 दिन की बात की। 100 दिन के हवाले से वज़ीर आला पंजाब की आप परफॉर्मेंस को देख लें, पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस को देख लें और इसका मुआवजा कर लें बाकी सूबों के साथ। यहाँ पे आपको पिछले 100 दिनों के अंदर हर डिपार्टमेंट के अंदर एक नया विजन और एक नई जो है ना जान नज़र आ रही है। नई जो है ना वो एक विजन के साथ आगे बढ़ा जा रहा है, नए मंसूबे लेके आ रहे हैं। मेरे अपने जो डिपार्टमेंट उसमें हम एक तारीख में पहली दफ़ा इस वतरा पंजाब जो लेके चीफ मिनिस्टर आई हैं वो हम करने जा रहे हैं। इसी तरह से बाकी भी बहुत सारी जगह आप देखें, मोबाइल हॉस्पिटल से लेके क्लिनिक्स ऑन व्हील से लेके हर डिपार्टमेंट में, इवन ट्रांसपोर्ट के अंदर जो इस्लाहात की जा रही हैं। मुझे बताएं कौन से सूबे में ये काम हो रहा है? तो ऑब्वियसली वो जो मनसूबे हैं उनके हवाले से ही बजट में उनको आगे लेके जाया जाएगा। फिर उसके साथ साथ महंगाई का जो कंट्रोल है, जो पंजाब में आप कोई रिलीफ दे रहे हैं, हमें वो बताएं। देखिए, मैं आपको बताऊं जी, पंजाब के अल्लाह के फजल से पंजाब की पॉलिसीज़ की वजह से अब कोई माने या ना माने, लेकिन मुझे बताएं आपका आटा क्यों सस्ता हुआ आज? ये बात हकीकत में मबनी है। ठीक है, मुझे पता है कि आप बात करेंगे किसानों के मुश्किल वगैरह, लेकिन आपकी 65% आबादी इस वक्त सस्ता आटा उनको मिल रहा है। ये भी बात अपनी जगह हकीकत में मबनी है जी, इसको भी देखें आप। इसी तरह से मुझे बताएं, जो रोजमर्रा की चीज़ें हैं सस्ती हुई हैं, पंजाब की हुकूमत की पंजाब को कंट्रोल है इन चीज़ों के ऊपर। वो बच्चा घर में आके ये कह दे कि अब्बा जी मैं फेल हो गया, टड़ियाँ किताबां ने पैसे बचाए ने, तो वो अगर इस बुनियाद के ऊपर किसानों से गंदम खरीदने की बजाय ना खरीद के पैसे बचाए, तो सर वो अगले साल बात नहीं है, ये बाकायदा तौर पर एक तहकीक ये बता रही है कि अगले साल हमें गंदम के बहरान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लोग ना करें कि ऐसा हो। मतलब ये आप क्यों इसी बातें कर रहे हैं? इंशाअल्लाह हम बेहतर पॉलिसीज़ की तरफ जा रहे हैं। हम किसानों को तारीख का सबसे बेहतरीन पैकेज देने जा रहे हैं। किसानों के जो असल मसाइल हैं उनके हल की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं जी, आप 12.5 एकड़ से छोटा ये किसान है ना, उसको पूछ के देख लें उसका सबसे बड़ा मसला क्या है। वो चाहता है कि उसको जो रूटीन की उसकी, जैसे फॉर एग्जांपल मोस्टली किसान जो है ना वो कर्ज पे चीज़ें लेके तो करते हैं। 20 से 25% वो कर्ज देते हैं, वो 20-25% सूद देते हैं। 20-25% उनके इंटरेस्ट में से, सॉरी उनके प्रॉफिट में से जाता है। गवर्नमेंट उनको फ्री लोन देने जा रही है और वो लोन है जो बार बार यूज़ कर सकते हैं। वो पहली फसल में यूज़ करेंगे, फिर उसको जमा करा के दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा रिलीफ है। उसके बाद
हम सोलराइजेशन की तरफ भी जा रहे हैं किसानों के हवाले से, फिर इसके बाद एग्री माल्स की तरफ जा रहे हैं ताकि किसानों को सस्ती मयारी चीज़ें जो है ना वो मिल सकें। ये जो प्राइस कंट्रोल से बाहर होती है, जो छोटे छोटे देहातों में जो दुकानें अपनी मर्ज़ी की प्राइस चार्ज करती है, वो काम ना हो। देखिए ये वो बुनियादी इश्यूज़ हैं जिनको फर्स्ट टाइम जो है ना ये रिजॉल्व किए करने हम जा रहे हैं। तो ये भी किसान देख रहे हैं, जो आपको छोटा किसान है उसकी तरफ देखें तो वो इससे बहुत खुश है। चलें, ये तो वक्त आने भी पता चलेगा। आपका इम्तिहान शुरू हो गया, ईद आ गई, ईद उल अज़हा। जी जी, मवेशी मंडियों के चक्कर लगा आपका? जी बिल्कुल जी, मैंने मवेशी मंडियों के चक्कर लगाया। मुझे एक बात बताएं, हमने 7 तारीख से मंडियां लगनी शुरू हो गई थी हमारी, और ये भी चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जो हमारी लोकल गवर्नमेंट की मंडियां हैं जो टेम्प्रेरी हम लगाते हैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हमने किया लोगों के लिए। और आप मुझे बताएं, आप लाहौर की सड़कों को देख लें, इससे पहले क्या होता था कि हर सड़क के साइडों पे कहीं पे जानवर खड़े हैं, ट्रैफिक ब्लॉक हो रही है, अब वो चीज़ें आपको नज़र नहीं आएंगी। मैं खुद गया हूँ मंडियों में, मैंने वहाँ पे जाकर सहूलतें देखी हैं। शाहपुर कांजरा गए आप? शाहपुर कांजरा जी बिल्कुल मैं गया हूँ। आपको पता है कि वहाँ पे जानवर खरीद के बाहर लाने का भी टैक्स है? नहीं, शाहपुर कांजरा लोकल गवर्नमेंट की मंडी नहीं है, मैं आपको पहले बताने जा रहा हूँ। हमारी 7 मंडियाँ लगी हैं लाहौर के अंदर। ये जो हमारी कैटल मार्केट है ये उसकी परमानेंट मंडी है। वो किसके अंदर है? नहीं, वो एक अलहदा कंपनी बनी हुई है, वो अलहदा कंपनी बनी है। और मैं आपको ये भी बताऊं, इजाजत है कि जो मर्जी। अच्छा नहीं, मैं बताता हूँ आपको, ये उस वक्त के हमारे चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने 2013 में ये कैटल मार्केट बनाई थी, और इस कैटल मार्केट में उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट किया था ये सारा। 2020 में PTA की हुकूमत ने, बुजदार हुकूमत ने इस पर टैक्स लागू किया था, जिसमें छोटे और बड़े जानवर के ऊपर टैक्स लेना शुरू किया था इन्होंने। नहीं, वो जानवर तो टैक्स ले रहे हैं ना आप, जो खरीद के बेचारा आम आदमी जा रहा है यासर साहब, नहीं मैं भी टैक्स ले रहे हैं। नहीं, ये तरह नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, ये आप मेरे साथ चलें, कोई कंप्लेंट्स हैं सर, हमने तो आपके साथ चलेंगे, कौन लेगा? आप बताए जाएंगे, आप बगैर बताए आप टाइम निकालें, कौन सा टाइम चलते हैं, और आप भी बकरे खरीदेंगे। वैसे जो नोटिफाइड वहाँ पे रेट्स हैं वो तो उन्होंने इसलिए लेने हैं क्योंकि उनके टेंडर्स होते हैं साल में एक दफ़ा। मैं वो हमारी कैटल मार्केट की मंडियों की बात नहीं कर रहा, मैं उसके अलावा लाहौर में 7 लगी हैं, जैसे गुजरांवाला में 13 मंडियाँ हमारी लगी हैं। तो उन 13 मंडियों में फ्री है टोटली, आप जाके देखें, वहाँ के इंतजाम चेक करें। मैं उस दिन सगियाँ वाली मंडी में गया हूँ, मैं LD सिटी वाली मंडी में गया हूँ। आपने प्रोटोकॉल के बगैर जाए ना? नहीं, मैं उसके बगैर ही गया हूँ। मैं रात को प्रोटोकॉल को बगैर लेके जाएंगे ताकि आपको पता चले। जिस दिन पहले दिन मंडियाँ लगी थी, मैं उस दिन रात को अकेला वहाँ पे गया था, इंतजामिया हमारी बाद में आई थी। वहाँ जाकर मैंने सारे इंतजाम देखे थे, वहाँ पे अच्छे इंतजाम हो रहे थे। देखिए मेरी बात सुनिए, जो गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है वो आपको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। जो हमारी कमजोरी है वो हमें बताएं, हम उसको दूर करने को तैयार हैं। मैं एक गुजारिश है जीशान साहब, आप अच्छे काम करें और हमारा भी दिल करे कि हम आवाम को बताएं कि आवाम के लिए कुछ अच्छा हो रहा है। कल के बजट में कोई सहूलत क्या दे रहे हैं आप? बड़ी मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हम भी आपके सामने चीज़ें आ जाएगी। जैसे कितनी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने जितनी बढ़ाई है कम से कम उतनी हमारी होनी चाहिए, इंशाअल्लाह ताला होगी। और ये सुबह आपके पास सारी चीज़ें आ जाएंगी, आप कल देख लीजिएगा। और आपको पंजाब हुकूमत की तरफ से नज़र आएगा, लोगों को रिलीफ भी मिलेगा और बुनियादी तौर पर लोगों के मसाइल हल होंगे। जो 5 सालों में ये मुल्क खंडर बन गया ना, वो मसाइलों के हल होंगे। लोग जो गली नाली के मसले में लोग फंसे हुए हैं, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि यहाँ पे काम नहीं किया गया, वो इंशाअल्लाह काम होंगे जो सूबाई हुकूमतों के काम होते हैं। हम दुआ बाकी हुकूमत के काम है वो कर रहे हैं, जो हमारे काम है इंशाअल्लाह हम बड़े ऐसे तरीके से। ज़ीशान साहब, हम दुआ गो हैं कि नेक नीयत आप जो आवाम की भलाई के लिए काम करें तो उसमें आवाम के इनपुट भी शामिल हो और आवाम तक वो समर पहुँचे भी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेने के बाद वापस आएंगे। माशी मंजरमा में मजीद बात होगी, कहीं नहीं जाएगा। शेवदास ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। हुकूमत की आदादोशुमार, गोरख धंधा आदादोशुमार का, उसमें रियलिटी क्या है और उसमें फरेब क्या है, यानी शराब क्या है, तो इसी पे बात कर लेते हैं। माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, बजट का हेर फेर समझाइएगा कि क्या है। 8500 अरब रुपए खसारा होगा, 18,887 अरब रुपए का बजट पेश है, यानी 52% हम सूद की मद में अदायगियाँ दे देंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, खाएंगे कहाँ से? बहुत शुक्रिया। देखिए, इस बजट का बिल्कुल एक वाज़ेह मकसद है
और वो मकसद ये है कि हमें IMF से कर्जा मिल जाए, किस्तें मिल जाएं, आलमी मालियाती इदारों से कर्जे मिल जाएं और उसके बाद दोस्त ममालिक के कर्जे रोल ओवर हो जाएं और कुछ मज़ीद कर्जे मिल जाएं। इसका मकसद कतई ये नहीं है कि मईशत में पायदार बेहतरी लाई जाए या आवाम को फलाह बहबूद के लिए कुछ कोशिशें की जाएँ, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ जो चीज़ यकीनी बना ली गई है वो ये है कि हम अब IMF के पास जा रहे हैं, जो कि IMF का 24वां प्रोग्राम होगा 1965 के बाद से अब तक, और वो 23 प्रोग्राम में जो तबाही आई वो सारे सामने हैं। तो इस वक्त सबसे अहम था, टैक्सों से क़तई नज़र मेरे हिसाब से पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मफादात के लिए ज़रूरी था कि एक 3 साल की हिकमत अमली के तहत ये बजट बनाया जाता कि 24वां प्रोग्राम जो है ये आखिरी प्रोग्राम होगा और आइंदा हम IMF के पास नहीं जाएंगे जैसे कि दुनिया के दूसरे मुल्क नहीं जा रहे हैं। मगर इस बजट के ज़रिए ये शायद यकीनी बना लिया है, खुदा न खास्ता हम चंद बरसों के बाद 25वें प्रोग्राम में भी जाएंगे। इस दौरान में मईशत मज़ीद खोखली होती चली जाएगी, असासे हम बेच चुके होंगे, कर्ज़ों का बोझ बढ़ चुका होगा और जैसे कि आपने कहा कि हमारे जो रेवेन्यूज़ हैं इस वक्त, इस अगले साल के नेट वफाक के, उससे तो मुल्की कर्ज़ों का सूद ही अदा नहीं होता। और दूसरी बात यह थी कि 2025, 2026 और 27 ये जो 3 माली साल हैं, इसमें तमाम कर्जे और सब कुछ लेने के बावजूद हम अपने बैरूनी कर्जे बर वक्त अदा नहीं कर पाएंगे। हमें कुछ इजाफी इंतज़ाम करना होगा, हमारी गर्दन जो है वो दूसरों के हाथ में होगी। तीसरी बात ये थी कि जो लोग मुल्क तरक्की करते हैं वो 3 चीज़ों पर अहमियत देते हैं और पाकिस्तान के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, इस्लामी मुल्क है। एक, डोमेस्टिक सेविंग्स, मुल्क की बचतें वो हमारी इस वक्त 7.5% हैं। अगर आप 2002 में चले जाएँ तो 17% थी। इसका मतलब है 10,000 अरब रुपया एक साल में हम बचतें कम कर रहे हैं जो कर्ज़ों पर इन्हिसार। दूसरे ये कि इन्वेस्टमेंट, मुल्की इन्वेस्टमेंट जो 13% है 25% होना चाहिए। और तीसरा, टैक्सों की वसूली। हमारे शहबाज शरीफ साहब ने तो ख़ुद कहा कि हमने 15,000 अरब रुपया एक साल में कम वसूल किया है FBR ने। वही 15,000 की कमी इस साल भी रखी गई है। इसका मतलब ये कि जो 15,000 की शॉर्टफॉल है उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स हैं। तालीम का बजट कम, सेहत का बजट कम, बिजली के नर्ख बढ़ा दिए, गैस के नर्ख बढ़ा दिए, पेट्रोल के नर्ख बढ़ा दिए। यानी जो कुछ हम कर रहे हैं वो अशराफिया को नवाजने के लिए, मुल्की अशराफिया और बैरूनी अशराफिया, इसमें मईशत की बहाली या कोई या जो है वो नहीं है। मगर जो चीज़ अहम है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून के मंशूर में ये था, जब मईशत की हालत बेहतर थी, आज ज़्यादा ख़राब है। हमें इस बात का एहसास है कि पाकिस्तान की बीमार मईशत उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकती जब तक वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स ना लगाएं, मईशत को दस्तावेजी ना बनाएं। ये दोनों चीज़ें इस बजट में नहीं की गई, ये उससे बराह रास्त मुतसादिम है। हमारा जो बैंकारी का निज़ाम है वो मुल्क को पीछे की तरफ ले जा रहा है, क्योंकि उन्होंने 27,000 अरब रुपए के कर्जे हुकूमत को दे दिए हैं बजट खसारे के लिए, जो तिजारती बैंकों का काम दुनिया भर में नहीं है, ना पाकिस्तान में है लेकिन यहाँ हो रहा है। और सनत, तिजारत, ज़राअत के लिए कर्जे सिर्फ 12,000 के हैं, तो उससे तो मईशत नीचे जाएगी और हमारे लिए ख़तरात बढ़ेंगे। एक आखिरी बात जो मैं और कहना चाहता हूँ ये है कि अगर आप 2002 में चले जाएँ तो 2002 में हमारी रेमिटेंसेस तो होती थी $2 अरब। अच्छा डॉक्टर साहब ये बता दें, डॉलर यहीं पे रहेगा कि अब ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? डॉलर की कदर गिरेगी, तिजारती खसारा बढ़ेगा, पेट्रोल, बिजली और गैस के नर्ख जो हैं वो बढ़ेंगे और जारी हिसाबात का खसारा बढ़ेगा। ये मैं रिकॉर्ड पर आज आपको बता रहा हूँ। ये 4 चीज़ें मैंने आपको बता दी जो अगले साल में मुझे ना, और गुर्बत और बेरोज़गारी जो है वो बढ़ेगी। डॉक्टर साहब, आलमी मालियाती इदारे बहुत सारे ये रिपोर्ट करते हैं कि 350 तक डॉलर जाएगा, आपको इसमें हकीकत दिखाई देती? देखिए, बात ये थी कि मैं तो उस पर डिपेंड करते हैं कि हम चाहते क्या हैं। अगर हम डंडे के ज़ोर पर, मिसाल के तौर पर आप कोई आदमी अपनी फैक्ट्री 3 घंटे के लिए रोज़ बंद कर दे और फिर ये कहे कि जी मेरा बिजली का बिल कम आ गया। अरे भाई, आपने इम्पोर्ट्स को बेतहाशा कम किया है। 25 अरब डॉलर की कमी है हमारी एक साल में 2022 के मुकाबले में। तो जब आप इम्पोर्ट्स इतनी कम कर देंगे तो जाहिर बात है कि फिर वो तो डिमांड कम हो जाएगी। तो सवाल सिर्फ ये है कि क्या आप गुर्बत, बेरोज़गारी बढ़ाकर और डंडे के ज़ोर पर मसनूई तरीके से अगर डॉलर को आप रखना चाहते हैं तो वो तबाही का नुस्खा इसलिए होगा कि हमने तो सारी एक्टिविटी अपनी जो है वो कमज़ोर कर दी है और हमारी गर्दन जो है वो दूसरों के हाथ में है। लेकिन अगर आप बरामदात बढ़ाना चाहते हैं और ये जो है आप चाहते हैं कि गुर्बत कम हो, जो कि इस वक्त कोई 10 करोड़ से ज़्यादा गरीब हैं, 26 मिलियन से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, जो दुनिया की सबसे बड़ी तादाद है, इन सब चीज़ों को आप नज़रअंदाज कर दें, सिर्फ कर्जे लें और इम्पोर्ट्स को कम करें और जाली रेमिटेंसेस पर गुजारा करें, तो ये चल नहीं सकता है।
कभी होता नहीं है दुनिया में। क्योंकि मैं आपको एक फिगर दे दूं कि 2002 में $2 अरब की आपकी तरसीलात होती थी, $9 अरब की एक्सपोर्ट होती थी, यानी हमारी 4 गुना। अब 111(4) के तहत हमने जाली रेमिटेंसेस का सिलसिला शुरू किया है, तो अब वो $25 अरब की या $27 अरब की या $30 अरब की हम रेमिटेंसेस की बात कर रहे हैं, जबकि बरामदात उससे थोड़ी ज़्यादा है। ऐसा होता नहीं है दुनिया में, किसी मुल्क में ऐसा नहीं, किसी मुल्क में नहीं होता। तो इस वजह से मौजूदा सूरत हाल पे अगर ये इकदाम उठाए जाएंगे और इस तरीके से मईशत को चलाया जाएगा और फिर बाद में IMF के पास जाया जाएगा, तो फिर हमारे पास बचेगा क्या। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। इस हवाले से अपना नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।